नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति से। भारत का दिल उसके ठेला गांव में बसता है। गांव भारत की राजनीति तय करता है, सरकार बनाता है, अर्थव्यवस्था तय करता है। गांव से जुड़ी हर खबर के लिए हम आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं, मेरा गांव मेरी खबर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 को लेकर आरक्षण नीति जारी होने के बाद शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण पर भी मुहर लग गई है। यूपी सरकार ने शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की घोषणा की। इसके तहत जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित यानी कि सामान्य रहेंगे। वहीं 12 सीट महिला और 27 सीटें ओबीसी के खाते में गई। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष की 16 सीटें एससी में भी आरक्षित की गई है। जिला पंचायत के आरक्षण की स्थिति शुक्रवार को साफ हो गई। शासन के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की लिस्ट भी जारी कर दी गई। 27 जिला पंचायत अध्यक्ष सीट जो है अनारक्षित श्रेणी से होंगे, जबकि 48 आरक्षित, इसमें अधिसूचित जाति की 16 होंगी और साथ ही 12 सीटें सामान्य महिलाओं के लिए भी आरक्षित होगी। तो निर्वाचन में कहां कितनी संख्या है, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो 1946 वार्ड में जो घटे हैं 77,855 पद। 2021 में 5 विकास खंड बढ़े हैं। 826 पदों के लिए निर्वाचन होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य 2015 में पदों की संख्या थी 77,801। तो ग्राम पंचायत प्रधान के लिए 2015 में पदों की संख्या थी 55,074। 2021 में 880 ग्राम पंचायत हुई कम। ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 2015 में पदों की जो संख्या थी 74 और साथ ही 2021 में 12,745 वार्ड घटे हैं। तो आरक्षण सूची भी अब जारी कर दी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण पर भी लगाई मुहर। जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित हैं। 75 जिले हैं जिनमें 16 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं और उसमें 16 के अंदर 6 अनुसूचित जाति महिला के लिए हैं। इसी प्रकार पिछड़ी जाति महिला के लिए 7 हैं और कुल पिछड़ी जाति में 20 हैं। 7 महिला के लिए उसके अंदर आरक्षित है। सामान्य सीटें 27 हैं और महिलाओं का आरक्षण 12 है सामान्य में। तो सामान्य में और अनुसूचित जाति और पिछड़ा जाति, ये तीनों मिलाकर 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाने पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। जिला पंचायत का जो सीट है यहाँ पे वो अनुसूचित जाति के लिए सरकार ने रिजर्व कर दिया है। जहाँ पहले सीटें सामान्य थी, काफ़ी गर्मा गर्मी देखने के लिए मिलती थी, समीकरण रहता था। अब जो लोग तैयारी करके रहे हैं उनके मंसूबों किस तरीके से पानी फिर गया या किस तरीके के राजनीतिक गलियारे में इसको लेकर हलचल है, हम यहाँ जानेंगे, लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि वास्तव में क्या स्थिति है अब जब ये सीटें ऐसी हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा संजय कुमार तिवारी। संजय जी, बताएं कि मिर्जापुर का जो जिला पंचायत अध्यक्ष का सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो गया, तो किस तरीके का इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्या कहना है आपका? बाहुबलियों में खलबली मची हुई है। बाहुबली खेमे में इसलिए खलबली मची हुई है कि बाहरी लोग आते थे, मिर्जापुर को चरागाह बना करके रखा हुआ था, लूट खसोट और राजतंत्र की राजनीति यहाँ पर करते थे। जहाँ तक जल जंगल जलाशय और विकास के मुद्दों को दरकिनार करते हुए जो है मिर्जापुर को सिर्फ लूटा खसोटा और पंचायत स्तर पर किसी भी तरीके से कोई भी पूर्व में नहीं किया गया है। आज लोगों को इसलिए खलबली मची हुई है कि मिर्जापुर में जो चल करके चारागाह वाली स्थिति थी उसमें जो हम लोग आय अर्जित करने का सपना देखा करते थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। बिल्कुल, हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? कमलेश दुबे। कमलेश जी, बताइए, जिस तरीके से अनुसूचित जाति की सीट हो गई तो क्या कहना है, किस तरीके का राजनीतिक समीकरण बदलेगा अब? अभी तक जितने लोग अपनी तैयारी कर रहे थे उनका प्रभाव घटा, परेशान है, उथल उथल बचा हुआ है। मिर्जापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का ही पद था जो सामान्य श्रेणी के लिए तैयारी करके अपना काम करने का उनको राजनीति करने के लिए एक मौका मिलता था, उसको भी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। यह एक तरीके से मिर्जापुर के लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ के लोग
सामान्य सीट थी, सामान्य, और उसमें सभी लोग लड़ सकते थे, आरक्षित करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सरकार ने जो भी काम किया है वो गलत किया है, उसको सामान्य होना चाहिए था। मिर्ज़ापुर की सीट सामान्य रहनी चाहिए। आपका क्या कहना है अनुसूचित सीट बनने पर? मैं अखिलेश अग्रवाल। 1995 के बाद से आज जो है पहली बार जो है अनुसूचित मिर्ज़ापुर हुआ है। ये बहुत अच्छा है, सराहनीय कार्य है सरकार का। इससे अनुसूचित जाति के लोगों को भी ऊपर उठने का मार्ग मिलेगा। और जो अपने मिर्ज़ापुर में आतंकवाद मचा हुआ था जिला पंचायत में, जो बाहुबली यहाँ पे कब्जा बनाए हुए थे, जो माफिया यहाँ पे बनाए हुए थे, उन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। और जो वोटर हैं वो भी अपने आप को महसूस करेंगे कि अब सही व्यक्ति को चुना जाए, क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव में ही खरीद फरोख्त होता है, जो कि अपने समाज के हित के लिए नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सरकार का निर्णय है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। क्या कहना है आपका अनुसूचित सीट बनने पर? यहाँ पे अभी तक तो हमेशा सवर्ण सीट रहता था, और जो अनुसूचित थोपा गया है सरकार की तरफ से, ये अच्छा नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है इस पर? शिव प्रसाद सिंह। ये अच्छी बात है कि यहाँ लोकल आदमी को अब अपना राजनीति करने का मौका मिलेगा और लोगों में एक अच्छी सूझबूझ के साथ अपने लोगों प्रतिनिधि को चुनने का मौका मिला। ये बहुत अच्छी बात है सरकार। तो क्या समीकरण पे जो लोग तैयारी कर रहे थे उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? समीकरण तैयारी करने वाले जाने, बकिया यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए सही है। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि मिर्ज़ापुर की सीट जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई, मिली जुली लोगों की प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि एक बार उन वर्ग को मौका मिलेगा। बाहर से जो लोग आगे जल जंगल जमीन को लूट रहे थे वो जो है अब नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि सामान्य वर्ग की सीट थी और लोगों को अवसर मिलता था इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने का, भागीदारी करने का, अब वह उनसे अधिकार छीन लिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मिर्ज़ापुर की सीट के रिजर्वेशन के बाद लोगों की जो है प्रतिक्रिया मिली जुली आई है। हालांकि जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके मनोभाव पे, उनके मनोबल पे इसका विपरीत असर पड़ेगा। और अभी लोगों का ये भी कहना है कि ये आरक्षण लागू हुआ है, इसके खिलाफ भी हम लोग जो है सरकार से दरख्वास्त करेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए मिर्ज़ापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। चंदौली को जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट सुरक्षित होने के बाद आम लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। इसमें कि तब बड़ लोग जो है मतलब हो जाते थे, अथवा इसमें पैसे के बल पे खरीदते थे, पैसे के बल पर खरीद लेते थे। अब मतलब सबको चांस मिल रहा है कि नहीं, सभी लोग इसमें जो रिजर्व हुई है हाँ तो ठीक ही है, अच्छा है, सबको अवसर मिलना ही चाहिए जी। अभी तक तो सवर्ण थी साहब, छत्रबली सिंह साहब, हाँ सबको अवसर मिलना चाहिए। प्रजातंत्र का ही मतलब भी होता है। पैसे का खेल बंद होगा अब, मैं तो नहीं समझता हूँ। हाँ। बहुत अच्छा सरकार के ये निर्णय है, स्वागत योग्य कदम उठाया है इन्होंने। इससे जो है धनी और बाहुबली लोगों का एक तरह से समाप्त हो गया यहाँ पे जो है। इससे और जो हमारे पिछड़े और सुरक्षित वर्ग के जो लोग हैं, दलित वर्ग के, सबको मौका देगी सरकार जो है। इससे ये साबित होता है कि धन और बल ही हर चीज़ नहीं है। राजनीति में जो सेवा करता है उसको एक बार अवसर देना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया जी, इसलिए कि अब हर साल जो था चुनाव पैसे के बल पे था। अब इस बार जो है कि अब देखा जाएगा कि अब सत्य मतलब किसमें कितना मतलब दम है पार्टियों में। हाँ, अब किस पार्टी में कितना दम है और कितना जो है कि ये पार्टी एकत्र और मतदाता कितना मतलब जुझारू है। हर बार जो है कि पैसे के बल पे वोट बिक जाता था, एक दारू मुर्गे के बल पे सारा। लेकिन अब ये है कि अच्छा हुआ, ये इस दृष्टिकोण से हमको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि ये जो निर्णय लिया गया है बहुत अच्छा है। सिद्धार्थनगर पहुंचे शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने विकास कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कई सालों से इटावा और साथ ही बिस्कोहर विकास के मामले में बहुत पीछे छूट गए थे। जिले के इन क्षेत्रों को योगी सरकार ने कुछ महीने पहले नगर पंचायत घोषित किया। अब इन क्षेत्रों की सड़कों पर लाइट्स लगाने की शुरुआत की जा रही है। शिक्षा मंत्री आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में विकास कार्यों की वजह से सर्वाधिक सीट जीतने की बात कही। वहीं सिद्धार्थनगर जिला ओडीएफ घोषित हो चुका है। बावजूद इसके बर्डपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत
बरग दवा में जिम्मेदारों द्वारा मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन योजना को पलीता लगाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। दर्जनों ग्राम सभाओं में योजना के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे किए गए हैं। जिम्मेदार जहां एक और मानक विहीन शौचालयों का निर्माण करा रहे हैं, तो वहीं नियमों को ताक पर रखकर योजना की धनराशि लाभार्थी के खाते में नहीं भेजी जा रही है। और इतना ही नहीं, अफसरों द्वारा आधे अधूरे बने शौचालयों का सत्यापन भी करा दिया गया है, जबकि गांव में दर्जनों लोग अभी भी इज्जत घर से वंचित हैं। और साथ ही जब इस पूरे मामले में उप सहायक विकास अधिकारी राम प्यारे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम गांव में गए थे, शौचालय की जांच की गई है। हमारा तो चालू है, अभी हमारे लखनऊ में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया। 40 लाख मीट्रिक से ज्यादा भंडारण क्षमता बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि 10 लाख मीट्रिक टन और भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, यानी कि 2016 और 17 में आपको बता दें कि 19 लाख मीट्रिक टन का भंडारण होता था। 2019 और 20 में 51 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन का भंडारण हो रहा है। केंद्र का लक्ष्य है कि किसानों का आय दोगुना करना। साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आए कि हमने अपने कुछ गोदामों को किसानों के लिए रखा है। सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, 1 साल बचे हैं। ऐसे में सहकारिता विभाग ने क्या क्या उपलब्धियां किया है और आगे क्या करने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुकुट बिहारी वर्मा जी मंत्री जी। सर, 4 साल बीत चुका है, पिछली सरकार के हालात क्या थे, अब आप लोगों ने क्या क्या उपलब्धियां की? देखिए, हमने तो आज जो हम उपलब्धियां गिनाए हैं वो केवल भंडारागार निगम के गिनाए हैं। सहकारिता विभाग हमारा विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, उसमें से भंडारागार निगम भी एक है। भंडारागार निगम के पास अनाज का भंडारण और उसको निकलना, ये मोटा मोटा काम है। इसमें हमने लाभ लिया है, लाभ दिया है, लेकिन किसानों के लिए भी इससे परे हटकर हम काम कर रहे हैं। और वो है कि किसान का उत्पाद जो तैयार होता है, आज किसान के पास उत्पाद बढ़ गया है, उसकी पैदावार बढ़ गई है, रख रखाव की सुविधा नहीं है, औने पौने उसको कुछ समय बेचना पड़ता है। ना बेचे, हमारे पास सुरक्षित रखे, अपनी आवश्यकता का पैसा ले जाए, जब उसको सही दाम मिले तब बेचे, ये सुविधा हम करने जा रहे हैं। सहकारिता विभाग में हमेशा से तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। इस बार भर्ती प्रक्रिया में भी तमाम चीज़ें आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या लगता है सर, आगे किस तरह से रोक लगेगी? हमको लगता है हमारे इस पौने 4 साल, लगभग 4 साल में एक भी भर्ती प्रक्रिया नहीं ऐसी हुई है जिस पर कोई उंगली उठा पाए। ये जितनी भी कार्रवाई है वो सब पूर्व की है, चली आ रही हैं और उन पूर्व की सारी जांच हो रही है, उनमें सक्षम कार्रवाई होगी। सर, मुख्यमंत्री के इस बार आदेश है कि 55% अनाज खरीदे जाएंगे, क्या अब तक कितना लक्ष्य आप लोगों ने तय किया? ये 55% निश्चित रूप से खरीदेंगे। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ मुकुट बिहारी वर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी भर्तियों में गड़बड़ियाँ हुई थी पिछली सरकार में हुई थी और इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियाँ की हैं। लखनऊ से पंकज मंडल। 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव का जन्म दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला रखेंगे। साथ ही उनसे जुड़ी स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए संग्रहालय भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से बहराइच में महाराज सुहेलदेव के स्मारक, संग्रहालय और विकास की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी स्मृतियों को पर्यटक के रूप में विकसित किया जाएगा। और साथ ही वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर भी हमला बोला। ओपी राजभर की पार्टी के पीले झंडे पर उन्होंने कहा कि रंग किसी भी रजिस्ट्री नहीं है, हर रंग हर भारतीय का है। तो सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला रखेंगे पीएम। 16 फरवरी को यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। 16 फरवरी को आयोजित होगा यह कार्यक्रम, पीएम मोदी कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। तो सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला रखी जाएगी। वहीं मुरादाबाद में चौधरी नरेश टिकैत का बड़ा बयान, किसानों की पंचायत बढ़ती जा रही है, हमारे संगठन ने सरकार की लगाम को थामा हुआ है। सरकार तरह तरह के आरोप भी लगा रही है। राकेश टिकैत की ओर से, नरेश टिकैत की ओर से कहा गया है और सभी आरोपों का जवाब जनता देगी। तो किसान ढीले पड़े तो आने वाले सालों तक आपका कोई नाम नहीं लेगा। आंदोलन जीवी एक मजाक का शब्द है, नरेश टिकैत ने कहा। महापंचायत को जमात कह रहे हैं।
कानून बाद में, पहले मान सम्मान की लड़ाई है। तो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा की है। ये तमाम बातें नरेश टिकैत की ओर से की गई है। किसानों पर बेहिसाब मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। 78% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट भी दिया है। अब 78% लोग खिलाफ भी हो गए हैं। ये भी नरेश टिकैत की ओर से कहा गया। राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंती चौधरी किसान पंचायत में भाग लेने के लिए मथुरा भी पहुंचे थे और जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, हम इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सीएम योगी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा चाहे 100 मुकदमे दर्ज करवा दे, हम हारने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान के समर्थन मूल्य को तय करे, चाहे व्यापारी प्राइवेट क्षेत्र का हो या सरकार उसे खरीदे, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही चाहिए। तो महापंचायत में जयंत चौधरी ने शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही। यूपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। किसान महापंचायत में शिरकत की। शामली में शासन की महत्वाकांक्षी योजना सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है। ये प्रमाण पत्र उन महिलाओं को वितरित किए गए जो प्रत्येक गांव में बने सामुदायिक शौचालयों की देखरेख और साफ सफाई करेंगी, जिनको सरकार की तरफ से 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। तो शामली जिले में 230 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 210 पर शौचालय बनवाए जाने हैं और शामली प्रशासन ने 156 गाँव में सामुदायिक शौचालय पूर्ण कर लिए हैं। प्रशासन का यह भी कहना है कि बाकी ग्राम पंचायतों पर सामुदायिक शौचालय पर काम चल रहा है, उनको भी जल्द पूरा करा लिया जाएगा। तो शौचालयों की साफ सफाई के लिए प्रदेश सरकार ने एक महिला को नियुक्ति पत्र भी दिया। पहले चरण में 80 और आज 53 महिलाओं को प्रमाण पत्र मिले हैं, जिसे पाकर महिलाएं खुश हैं। सरकार जिला प्रशासन का आभार भी व्यक्त कर रही है। रुको, हो गया तो चलो यार, आधे रायबरेली के नगर क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालय मुंशीगंज स्कूल को बीते 3 सालों से बंद करके संविधान विभागीय अधिकारी सरकार की किरकिरी कराने में आमदा है। सरकार जहां एक और सरकारी बेसिक स्कूलों की साज सज्जा, रंगाई पुताई, कक्ष निर्माण समेत शिक्षकों की नियुक्ति बड़े पैमाने पर कर रही है, वहीं जिला मुख्यालय के बगल का सरकारी स्कूल बंद होना अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। स्कूल बंद होने के पीछे के कारण चाहे जो भी हो, पर अब जिम्मेदार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा कहते हैं कि बहुत जल्द स्कूल चालू करा दिया जाएगा। तो सरकार की किरकिरी कराने में आमदा है अधिकारी। स्कूल फिलहाल बंद है। उत्तर प्रदेश में बेसिक स्कूलों के हालात भले ही अच्छे हों, पर रायबरेली में नगर क्षेत्र का एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जिसको विभागीय अधिकारियों ने धीरे धीरे मृतप्राय कर दिया है। ये हमारे पीछे आप जो विद्यालय देख रहे हैं, इस विद्यालय का नाम है मुंशीगंज प्राथमिक विद्यालय मुंशीगंज। ये नगर क्षेत्र में आता है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये बीते 3 सालों से बंद है। बंद होने के पीछे की कहानी भी बहुत अजीब है। विभागीय अधिकारी इसको बंद करने के पीछे पहले तो उन्होंने इसमें जो टीचर थे वो कम कर दिया। नगर क्षेत्र में जिस प्रकार से भर्ती होती है, जो प्रक्रिया है, उसका हिसाब किताब जोड़ के, लेकिन ये शहर जो मुख्य कार्यालय है, शहर जिला जो बेसिक शिक्षा कार्यालय है, उससे मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है, नगर क्षेत्र है और मुंशीगंज एरिया है। इस विद्यालय को कैसे बंद किया गया, क्या है इसके पीछे, ये मंशा भी हम धीरे से आपको स्पष्ट करेंगे। एक अजीब दृश्य आपको दिखाते हैं। ये मां सरस्वती देवी जी की मूर्ति है, यहां विद्यालय में बनाई गई और ये तारीख गवाह है कि इसमें स्पष्ट जो दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, वो 27/3/18 यानी 3 साल इसके पूरे हो गए हैं। इस विद्यालय में एक महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, जो हम सबके पूजनीय हैं, उनकी एक तस्वीर है। इसी के अलावा शहीद जो चंद्रशेखर जी हैं, उनकी तस्वीर है। इस स्कूल के हालात आप देख सकते हैं कि कितना जर्जर है और जरूर इस जर्जर की कहानी के पीछे अधिकारियों ने जो ताना बाना बुना होगा कि कैसे इसको बंद करना है, इसको मिटाना है। ये हाईवे के किनारे पड़ता है, लखनऊ प्रयागराज बिल्कुल सामने है।
ये प्राइमरी स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है, इसके हालात आप देख सकते हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे कि तमाम ऐसे विद्यालय हैं जिनमें अतिरिक्त कक्ष बने, तमाम बिल्डिंगें भी बन रही हैं। पूरे प्रदेश का यही हाल है, लेकिन ये शहर में है, शहर से 3 किलोमीटर दूर न ये प्राथमिक विद्यालय है और इस विद्यालय को धीरे धीरे से यानी सन 18 से बंद कर दिया गया और यहाँ पर कोई नई पोस्टिंग नहीं हो चुकी। नई पोस्टिंग के पीछे भी कहानी है, वो बेसिक शिक्षा परिषद के अजीब नियम है कि उनको टीचर नहीं मिले और किस तरह से इसको धराशायी तक ले आया गया। ये विभागीय अधिकारी बहुत बेहतर इसका ताना बाना बुना होगा, जानते होंगे, ये तो वो बताएंगे। जो प्राथमिक विद्यालय मुंशीगंज है, नगर क्षेत्र में पड़ता है, इसकी दशा और दुर्दशा आप देख ही चुके हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इसके बारे में उनको ज़्यादा पता होगा, उन्हीं से पूछते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं और ये विद्यालय कब से बंद है? हमारा ये मुंशीगंज नगर हमारा क्षेत्र है, जो हम इसी चौराहे पर रहते हैं। जो ये आज 3 साल से स्कूल का बंदकरण चल रहा है, जो इसमें बच्चे 18-20 लड़के थे। एक खाली मैडम आती थी पढ़ाने, जो वो रिटायर के तौर में थी। जब से वो रिटायर हो गई तब से ये स्कूल बंद कर दिया गया है। तब से इसका कोई देखभाल हो, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आप लोगों के बच्चे होंगे, आपके नहीं होंगे, आपके परिवार के होंगे, कुछ कहानी पूछा नहीं कभी कि पूछा नहीं क्यों बंद कर दिया, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? वो मैडम जब से रिटायर हो गई सर, जब से वो फिर वो बच्चे दूसरे स्कूल में एडजस्ट करके तब से इसमें ताला लग गया। तब से यही कोरोना के टाइम थोड़ा सा दरोगा जी यही रहन सहन के लिए बाहरी लोग आ रहे थे, उन्हीं के लिए रुकने की व्यवस्थाओं के लिए ताला खुलवा नहीं, ये बंद ही पड़ा था। तब से कोई आया ही नहीं इसको देखभाल करने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, यहाँ के लोग हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे, क्या पढ़ेंगे, ये शिक्षा विभाग ही तय करेगा, सरकार तय करेगी। लेकिन वर्तमान में जितना बजट बेसिक स्कूलों के लिए खर्च किया जा रहा है, उसका एक देखिए, वहाँ तमाम अतिरिक्त कक्ष, कमरे, बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन इस स्कूल को बंद करने के पीछे इस विभाग की क्या मंशा है, ये तो वही बताएंगे। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। बात करेंगे मिर्जापुर नगर पालिका सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी नक्शा पास कराने के बाद ही भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। करीब 2 साल से लागू इस नियम के तहत अब हर प्रकार के भवन और प्लांटिंग का नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए निर्माणकर्ता को आवेदन करने के साथ ही आवासीय मकानों के लिए 25 रुपया तो कमर्शियल भवन के लिए 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान अदा करना पड़ेगा और उसके बाद भी वो भवन नियमानुसार माना जाएगा। इसमें लापरवाही बरतने पर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।